Hello students, in this video we're going to discuss about some necessary conditions or requirements which are necessary for the process of photosynthesis. Along with that we'll also discuss the cross section of the leaf where the site of which is considered as the site of photosynthesis. So first of all we'll discuss about some conditions which are necessary for the synthesis of food, that is photosynthesis. Now see, we know जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में किस तरीके से हमको रोटी बनानी है. CO2 प्लस आटा प्लस पानी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. व्हाट विल गेट glucose plus O2 that will evolve. Okay, so this is the basic reaction of, and always you have to be आपको इसको बैलेंस लिखना है हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में. ठीक है. नाउ अब देखिए ये कुछ कंडीशंस हैं. देखिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए ये चारों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चारों चीज़ होनी चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ द रॉ मटेरियल. वाटर इज़ नेसेसरी, वाई? बिकॉज इट इज़ द रॉ मटेरियल. अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो फिर उससे कोई प्रोडक्ट तो बनना इम्पॉसिबल है ना. सो दो चीज़ें, CO2 एंड वाटर एज इसेंशियल. सनलाइट बिकॉज यही तो एनर्जी प्रोवाइड कराती है. इनका बॉन्डिंग करवा के बड़ा मॉलिक्यूल बनाने में, हमने बोला था बॉन्ड जब भी बनते हैं तो एनर्जी लगती है ना. और वो एनर्जी लगवाने का काम कौन, वो एनर्जी कहाँ से रही है, कहाँ से आ रही है? सनलाइट से आ रही है. और उस सनलाइट को ट्रैप करने का काम, मतलब सनलाइट आप कितना भी दे दो बट एक ट्रैपिंग, एक एब्जॉर्ब करने के लिए एक चीज़ जो होनी चाहिए वो पिगमेंट क्या है हमारे पास? क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल इज दैट पिगमेंट. नाउ अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे जो इस बात को प्रूव करते हैं कि अगर इनमें से कोई कंडीशन ना हो तो क्या फोटोसिंथेसिस हो सकती है. मतलब अभी हम लोग जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे वो हमें ये बताएंगे कि ये सब कंडीशंस नेसेसरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. अगर ये ना हो तो क्या फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ ग्लूकोज. और ध्यान रखिएगा ग्लूकोज मैंने बोला था स्टोर्ड फॉर्म में स्टार्च होता है. तो हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे. इन सब चीज़ को एक एक को स्किप करके देखेंगे पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और लास्ट में स्टार्च का टेस्ट करेंगे. और स्टार्च टेस्ट जो होता है वो होता है आयोडीन टेस्ट. एंड आयोडीन टेस्ट ये सिग्निफाई कर देगा, ये बता देगा कि जो स्टार्च है वो बना है या नहीं बना है. ठीक है. स्टार्च की प्रेजेंस और एब्सेंस को कौन बताता है? आयोडीन टेस्ट बताता है. जो स्टार्च होता है आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है और एक कलर देता है ब्लू ब्लैक कलर, और वो कलर आने से हमें पता चलता है कि स्टार्च है. और अगर वो कलर नहीं आता तो स्टार्च नहीं होता. तो हमें लास्ट में इनमें से किसी भी एक चीज़ को स्किप करके रिएक्शन करवा के लास्ट में ये देखना है कि अगर ये चीज़ स्किप थी तो क्या लास्ट में स्टार्च बना और नहीं बना, है ना. ये चीज़ हमें देखनी है. तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग लेते हैं जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कुछ भी. सनलाइट देखते हैं सबसे पहले कि सनलाइट नेसेसरी है या नहीं है. सबसे पहले अब वी नो नेसेसरी है बट वी हैव टू प्रूव तो करना पड़ेगा ना. तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ध्यान रखिएगा, आपका सेक्शन B जो होता है तो आपके पेपर में ये चीज़ें आपके एज एन एक्सपेरिमेंट पूछी जाती हैं. ठीक है. इन पे क्वेश्चंस आते हैं. आयोडीन टेस्ट क्या होता है, स्टार्च को यूज़ करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है ना, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं. तो ये एज एन आपकी NCERT में नहीं है ये सब टेस्ट, बट देन ऑल्सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो सबसे जो पहला टेस्ट है वो सनलाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लांट लेंगे, पॉटेड प्लांट. पॉटेड प्लांट हम लोगों ने लिया. लेने के बाद इसको 2 से 3 दिन तक हम रख देंगे डार्क में. क्यों? जब भी कोई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे. पहले से स्टार्च बना हुआ है, हमें उसको डी स्टार्च करना है. ये काम हम क्यों कर रहे हैं? फॉर डी स्टार्च. उसमें से सारा स्टार्च निकल जाए इसलिए हम उसको डार्क में रख रहे हैं. 2 से 3 दिन के अंदर जो भी स्टार्च बन गया था ना पहले ही फोटोसिंथेसिस से, जो भी ग्लूकोज बन गया था वो प्लांट उसको कंज्यूम कर लेता है.
ठीक है। और हम उसको अब हमने डार्क में रख दिया तो सनलाइट तो है नहीं, ठीक है। अब उसको डी स्टार्च कर दिया पूरा, उसमें स्टार्च अब नहीं है अकॉर्डिंग टू अस। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने उसका एक लीफ लिया और लीफ पे मिडल में सेंटर पोजीशन पे एक फॉइल या फिर ब्लैक पेपर, ठीक है, ऐसा पेपर जहाँ से लाइट पेनिट्रेट ना हो सके, उससे हमने कवर कर दिया। तो हमने क्या ले लिया, ब्लैक पेपर और फॉइल, किसी से भी इसको हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। और पूरी लीफ को कवर नहीं करेंगे, सेंटर पार्ट थोड़ा सा कवर कर देंगे, पार्शियली कवर करेंगे, आधा जो रीजन रहेगा वो इसका एज एन एक्सपोज रहेगा टू सनलाइट। नाउ अब इसके बाद हम इसको उठा के वापस से डार्क में रख देंगे, सॉरी लाइट में रख देंगे, और ब्राइट लाइट में, है ना, ब्राइट लाइट में हम इसको रख देंगे फॉर अगेन 2 to 4 days और 2 to 3 days। हम इसको क्या करेंगे, वापस से ब्राइट लाइट में लेकर रखेंगे कि अब हम देख रहे हैं कि इस एरिया में तो सनलाइट आएगी नहीं और बाकी लीफ के एरिया में सनलाइट आ रही। इस एक लीफ ही हमारा एक्सपेरिमेंटल वो है, इसी के ऊपर ही हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वाइल यू आर, ये कॉमन सेंस है, जब आप ये चीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फॉइल पेपर अटैच कर रहे हैं, तो लीफ को प्लक नहीं कर लेना, उसको अटैच्ड फॉर्म में ही हमें ये सारा काम करना है। बिकॉज बाकी सारी चीज़ें तो आने देनी है ना, वाटर, CO2, क्लोरोफिल, ये सब रहने देना है हमें, तो सिर्फ सनलाइट हटानी है और फिर हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो टिल हेयर हम लोगों ने क्या कर लिया, अब उसको ब्राइट लाइट में रख दिया 2-3 दिन के लिए, ताकि अब स्टार्टिंग से फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस स्टार्ट हो। और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं है वहाँ क्या हुआ, मतलब जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ फोटोसिंथेसिस हुई या नहीं हुई, ये हम देखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 से 3 दिन के बाद इस लीफ को हम लोग प्लग करेंगे। प्लग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको बॉयल कर देंगे। बॉयल क्यों करते हैं, इसका हम करेंगे बॉइलिंग। वाई बॉइलिंग, बॉइलिंग इज नेसेसरी और रिक्वायर्ड बिकॉज इसके पोर, मेम्ब्रेन के पोर को हमें ओपन करना होता है। जब हम बॉइलिंग या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं इस लीफ को, तो इसकी जो सेल्स हैं ना, उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं, और वो जो पोर होते हैं वो आयोडीन के लिए, मतलब उस मेम्ब्रेन को आयोडीन के लिए परमेबल बनाते हैं, है ना। हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिव परमेबल होती है, तो आयोडीन को अलाउ करती नहीं है एज इन, बट हमें तो आयोडीन अंदर, बिकॉज सेल के अंदर ही स्टार्च है, तो सेल के अंदर आयोडीन जाना है, तभी आयोडीन सेल के अंदर जाके स्टार्च से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद ब्लू ब्लैक कलर देगा अगर स्टार्च है तो, है ना। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले परमेबल बनाना पड़ेगा इस जितने भी इसके अंदर सेल्स हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो परमेबल बनाने के लिए सेल्स को, या फिर हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं, ताकि पोर्स बन जाए और आयोडीन फिर बाद में इजीली हो मतलब उसके अंदर सॉल्युबलाइज हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने आयोडीन, अब हमने ये वाला काम भी कर दिया, आयोडीन का हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले ग्रीन कलर जो है लीफ का वो इंटरफेयर करेगा हमारे, जब हम आयोडीन का टेस्ट करेंगे। बिकॉज जब भी आप इसके ऊपर एज एन ऐसी लीफ के ऊपर आयोडीन डालोगे तो ग्रीन, जो डार्क ग्रीन कलर जो होता है वो ब्लू ब्लैक कलर के साथ आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। आप वाइट के ऊपर कोई कलर डालते हैं तो कितना अच्छे से वो कलर दिखता है ब्राइट तरीके से, और आप किसी डार्क कलर, पहले से कोई कलर्ड पेपर है या डार्क कलर है उसके ऊपर कलर डालोगे तो वो कलर आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, मीन्स आपका रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। तो उससे पहले आप क्या कर दोगे, पूरी लीफ को डीकलराइज कर दोगे, मतलब यू विल रिमूव ऑल द क्लोरोफिल हटा दोगे, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पूरा क्लोरोफिल रिमूव कर दोगे, डीकलराइज कर दोगे लीफ को, और अभी स्टार्च कहीं नहीं गया, स्टार्च अभी तक उसके अंदर ही है, ठीक है, सिर्फ वो डीकलराइज्ड हुई है। अगर हम उसके ऊपर आयोडीन डालेंगे, अगर स्टार्च है तो वो ब्लू ब्लैक कलर देगी, वरना नहीं देगी। सो नाउ व्हाट विल डू, विल डीकलराइज या फिर विल रिमूव क्लोरोफिल। एंड ये क्लोरोफिल रिमूव कैसे करेंगे, बॉइलिंग नहीं होगी, सिंपल बॉइलिंग नहीं करेंगे हम, KOH के अंदर बॉइलिंग, सॉरी अल्कोहल के अंदर बॉइलिंग करेंगे। किसके अंदर बॉइलिंग करेंगे, अल्कोहल के अंदर लीफ को डाल के बॉइलिंग करेंगे। ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अल्कोहल को सीधा हीट नहीं कर सकते, बिकॉज वो इनफ्लेमेबल होता है, फ्लेम मतलब आग पकड़ लेता है, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक बड़ा बीकर लेते हैं, यहाँ पे आपका बर्नर है, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर एक छोटा बीकर डालेंगे,
यहाँ पे वाटर है, ठीक है, यहाँ पे है वाटर, इसके अंदर छोटा बीकर, यहाँ पे है अल्कोहल और यहाँ पे इसके अंदर है लीफ। तो इस तरीके से बॉईल करेंगे। डायरेक्ट हम लोग फ्लेम पे बॉईल नहीं करेंगे, वाटर बाथ के अंदर, मतलब बीकर के अंदर वाटर डाल के अब इस हॉट वाटर से ये गर्म होगा, डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। और हमें क्या करना है, फ्लेम के कांटेक्ट में आने भी नहीं देना है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, वाई अल्कोहल इज़ नॉट डायरेक्टली हीटेड ऑन द फ्लेम। क्यों? बिकॉज ये इनफ्लेमेबल होता है, ठीक है, ये जल आग पकड़ सकता है, इस वजह से हम इसको डायरेक्ट हीट ना करके बॉइलिंग वाटर में हीट करते हैं। अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो अल्कोहल है ये पूरा क्लोरोफिल रिमूव कर देगा, ठीक है, पूरा क्लोरोफिल बाहर आ जाएगा इस लीफ से। और ये लीफ धीरे धीरे एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉइलिंग वी विल सी द लीफ इज कम्प्लीटली डीकलराइज्ड, है ना। जो लीफ होगी वो क्या हो जाएगी, डीकलराइज्ड। सो व्हाट विल गेट एट द एंड, डीकलराइज्ड लीफ, ठीक है। और उसको थोड़ा सा वॉश करेंगे। उसको वॉश करने के बाद अब हम टेस्ट देखेंगे। लाइक ये लीफ है और इसके ऊपर हम लोग डालेंगे आयोडीन। क्या डालेंगे, लाइक ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर से हम लोग क्या डाल देंगे, आयोडीन। नाउ हम देखेंगे कि जो बीच में जहाँ पे हमने फॉइल से कवर किया था जिस एरिया को, वो वैसा का वैसा रह जाएगा, बाकी एरिया पे ब्लू ब्लैक कलर आएगा। तो बाकी जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर। दैट मीन्स स्टार्च यहां पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स ध्यान रखना, ब्लू ब्लैक कलर जो है वो सिग्निफाई करता है टेस्ट आयोडीन को, मतलब आयोडीन अगर स्टार्च के साथ रिएक्ट कर गया तो वो ब्लू ब्लैक कलर देगा। और ये ब्लू ब्लैक कलर बताता है कि स्टार्च था, तभी तो वो रिएक्ट किया। अब यहाँ पे स्टार्च था ही नहीं तो वो पेल का पेल रह गया, ये वाला पार्ट कलरलेस रह गया। दैट मीन्स यहाँ पे स्टार्च एब्सेंट था और प्रेजेंट नहीं था। नहीं था तो क्यों नहीं था, बिकॉज बना ही नहीं था। और वाई क्यों नहीं बना था, बिकॉज सनलाइट थी नहीं इस एरिया के अंदर, तो हमने इसको कवर कर दिया था, तो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट पे तो आया ही नहीं। दिस मीन्स एट द लास्ट दिस एक्सपेरिमेंट कंक्लूड दैट सनलाइट इज वेरी इसेंशियल फॉर दिस फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया। करना कुछ भी नहीं है, क्या किया, पॉटेड प्लांट लिया, पहले उसको डार्क में रखोगे ताकि जितना भी पहले से स्टार्च है, बिकॉज अगर इसको डार्क में नहीं रखते फिर ऊपर से बांधते तो पहले से जो स्टार्च था उसके साथ तो ये कलर दे सकता था, अभी बनाया ना बना वो हमें कैसे पता चलता। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डार्क में रखेंगे ताकि वो डी स्टार्च हो जाए। ये पॉइंट याद रखना, डार्क में क्यों रखते हैं। फिर उसको हम लोग कवर कर देंगे फॉइल पेपर से, और फिर लीफ अटैच रहनी चाहिए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये भी ध्यान रखना। फिर हम क्या करेंगे, उसको ब्राइट लाइट में रख देंगे ताकि अब फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हो सके। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको बॉईल करेंगे सेल को परमिएबल बनाने के लिए, आयोडीन टेस्ट के लिए। फिर उसका क्लोरोफिल रिमूव करेंगे, कैसे, उसको अल्कोहल के अंदर बॉईल करके। देन फिर लीफ डीकलराइज्ड हो जाएगी और लास्ट में उसको वॉश करके अब हम टेस्ट करेंगे। और जब भी टेस्ट करेंगे देखेंगे बीच वाला जो एरिया वो कलरलेस रहेगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था ही नहीं, और इससे हमें ये पता चलेगा। और साइड वाला जो एरिया है वो ब्लू ब्लैक कलर में आ जाएगा जिसको हमने कवर नहीं किया था। इट सिग्निफाइज दैट स्टार्च इज प्रेजेंट हेयर। ठीक है, एंड दिस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स दैट कि जो आपका सनलाइट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ अब हम जो दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, वो हम करेंगे CO या फिर क्लोरोफिल के लिए। पहले हम करते हैं क्लोरोफिल के लिए। अब हम देखेंगे कि क्लोरोफिल इसेंशियल होता है या नहीं होता है। उसके लिए क्या करेंगे, सब प्रोसेस सेम है, ऐसे ही करना है सारा काम। बट सबसे पहले जो लीफ लेंगे ना, वो लेंगे वेरीगेटेड लीफ। What is variegated leaf? The leaf which is partially or half, or we can say partially, आधी तो क्या होगी, ग्रीन होगी एंड कलरलेस होगी। आधी ग्रीन होगी, आधी क्या होगी, कलरलेस होगी। कुछ आप जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रॉटन देखते हैं,
क्रॉटन जो प्लांट्स होते हैं जनरली, जो हम उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज़ करते हैं, जिनकी लीफ डिस्टिंक्टली कलर्ड होती है, थोड़ी बहुत पेल होंगी, ठीक है, डिकलराइज्ड होंगी, और कुछ कुछ ग्रीन कलर होगा। ऐसे पैचेस में आपको लीफ दिखती हैं, ऐसी ऐसी लीफ दिखेंगी, ठीक है। अब इनमें ये वाला जो कलर है वो ग्रीन है, यहाँ पे क्या है, ग्रीन कलर है, बाकी ग्रीन नहीं है, बाकी यहाँ पे क्या है, वाइट और पेल हम लोग बोल सकते हैं कलर है। अब सेम प्रोसेस करेंगे इस क्रॉटन को लेके, यहाँ पे वेरिएटेड लीफ वाले प्लांट, दैट इज क्रॉटन को लेके हम क्या करेंगे, डार्क में रखेंगे। सेम अभी वाला प्रोसेस नहीं करना, बिकॉज सब पढ़ने देना है, सनलाइट वगैरह ये नहीं करना। फिर हम क्या करेंगे, उसको ब्राइट लाइट में रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे, क्लोरोफिल रिमूव करेंगे, और ऐसे करके जब लास्ट वाले स्टेप पे आएंगे, जब इसके ऊपर आयोडीन डालेंगे ऐसी लीफ के ऊपर, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो ये बीच वाला पार्ट है जो पहले ग्रीन था, वो जो है वो ब्लू ब्लैक कलर का आया है। वो किस कलर का हमें दिख रहा है आयोडीन टेस्ट के बाद, ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर का दिख रहा है। एंड वाई दिस ब्लू ब्लैक कलर, बिकॉज यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होगा, है ना, सिंपल सी बात है, यहाँ स्टार्च प्रेजेंट है तभी ब्लू ब्लैक कलर आया है। और यहाँ पे जो पहले वाइट था वहाँ पे कैसा कलर नहीं आया, पेल है, मतलब वहाँ पे स्टार्च एब्सेंट है। और क्यों स्टार्च एब्सेंट है, बिकॉज वहाँ पे क्लोरोफिल था ही नहीं। इसेंशियल मतलब पहले अर्लियर पार्ट में हम लोग देखें तो यहाँ वाली जो लीफ थी उसमें जो उसकी एजेस थी, साइड वाला जो पार्ट था, वहाँ पे क्या नहीं था, क्लोरोफिल नहीं था। तो क्लोरोफिल नहीं है तो वहाँ पे स्टार्च भी फॉर्म नहीं हुआ। बट यहाँ वाले केस में जहाँ पे क्लोरोफिल था, जो ग्रीन वाला पार्ट था, उसने पॉजिटिव टेस्ट दिया आयोडीन का, है ना, इट मीन्स ब्लू ब्लैक कलर आया। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल जो है इस फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। नाउ एक लास्ट और देखते हैं क्विकली। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट हो गए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको क्रॉटन लेना है एज एन, और ये वाला काम नहीं करना, बिकॉज ये हम लोग किसके लिए कर रहे थे, सनलाइट को नहीं पड़ने देना था इस पे, इसलिए। अब हमें सनलाइट तो देनी है, एक बार के लिए एक चीज़ ही हटानी है एक्सपेरिमेंट से। नेक्स्ट थर्ड अगर हम लोग बात करें, है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थर्ड के लिए, अब हमें CO2 का टेस्ट करना है। CO2 के टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्लांट लेंगे, ठीक है, लाइक ये प्लांट है, हम लोगों ने प्लांट लिया, और ऐसा प्लांट लेंगे जिसकी जो लीफ है ना वो बहुत नैरो होंगी, पतली और लंबी होंगी, ऐसी लीफ लेंगे, ठीक है। ये प्लांट है, और हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उस बीकर को एक स्टैंड पे रखेंगे, उस बीकर को एक स्टैंड पे रखेंगे, बिकॉज इस लीफ को तोड़ना नहीं है आपको, ऐसे अटैच रहने देना है। और फिर क्या करेंगे, कॉर्क से इसको फिक्स कर देंगे यहीं पे, इस लीफ को बाहर नहीं निकलने देंगे। इसको क्या किया हम लोगों ने, कॉर्क से, ऐसा बीकर है, ठीक है, और कॉर्क से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। और इस बीकर के अंदर हम लोग लेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वाई, बिकॉज ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब। अब इस बीकर के अंदर कोई CO2 नहीं रहनी चाहिए पहले से, हम लोग ये देखेंगे बाद में। इस लीफ को, अब इस लीफ को हम बीकर के अंदर डाल रहे हैं, तो मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से इसको बचा रहे हैं कि CO2 इसको ना मिले। हमें यही तो देखना है कि CO2 इसेंशियल है या नहीं है, तो हम इसको CO2 नहीं दे रहे हैं। बट बीकर के अंदर से भी तो CO2 निकालना ज़रूरी है, बिकॉज हर जगह CO2 प्रेजेंट है जहाँ एयर है, और बीकर के अंदर भी थोड़ी बहुत एयर है। तो उसके लिए हम इसके अंदर क्या डाल देते हैं, पहले से KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितनी भी CO2 पहले से इसके अंदर थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, और हम इसको टाइटली पैक कर देते हैं। और वही 2-3 दिन पहले, इसको ध्यान रखिएगा, स्पॉटेड प्लांट को हम लोगों ने पहला ये काम सब में किया था कि इसको 2 से 3 दिन क्या करेंगे, इसको डार्क में रखेंगे। देन डार्क में रखने के बाद फिर ये वाला काम चलेगा, और फिर KOH वगैरह से सब ये डाल के, और फिर हम क्या कर देंगे, ब्राइट लाइट में रखेंगे, बॉइलिंग करेंगे, क्लोरोफिल रिमूव करेंगे, और लास्ट में वॉश करने के बाद, अब इस लीफ को वॉश करने के बाद, तोड़ने के बाद, जब हम, अच्छा साथ साथ में नहीं, अब इसी के बाद, टेस्ट के बाद, इसको जैसे ही ब्राइट लाइट में रखा उसके बाद तोड़ देंगे लीफ को, है ना, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। और तोड़ने के बाद हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, जब इसका टेस्ट करेंगे ना, तो हम देखेंगे लाइक ये हम लोगों ने नैरो लीफ ली थी, इस लीफ के अंदर ये वाला पार्ट अंदर था, ये वाला जो पार्ट है वहाँ पे कोई कलर नहीं आएगा, इस पार्ट में कलर आएगा जो बाहर था, एक्सपोज था। मतलब यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, मीन्स जहाँ पे CO2 मिल रही थी सिर्फ वहीं पे ही ब्लू ब्लैक कलर आया है, मतलब वहीं स्टार्च प्रेजेंट था।
ठीक है। बाकी यहाँ पे स्टार्च नहीं बना है, जो पार्ट अंदर था वो अभी भी पेल का पेल है, तो स्टार्च जो है वो यहाँ पे एब्सेंट था, मतलब स्टार्च बना ही नहीं, तो ब्लू ब्लैक कलर आया ही नहीं। इट मीन्स CO2 इज ऑल्सो इसेंशियल, है ना। CO2 जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो और वाटर तो ज़रूरी होता ही है, वाटर के बिना तो वो सूख जाएगा। तो वहीं एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया कि पानी इज़ मतलब नेसेसरी, पानी तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ये तीन चीज़ें हमें एज इन पता नहीं चलती जब तक हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ठीक है। तो ये तीसरा एक्सपेरिमेंट, इन सब में एक छोटा छोटा है। पहला एक्सपेरिमेंट अच्छे से याद रखो, फिर थोड़ा सा चेंज है। क्लोरोफिल वाले में वेरीगेटेड लीफ लेनी है, CO2 वाले के अंदर हम लोग को क्या करना है, ये KOH लेना है, और एक बीकर के अंदर नैरो लीफ लेनी है। सो कि बाकी सारा प्रोसेस सेम है, वही पहले डार्क में रखना है, फिर लाइट में रखना है, एक्सपेरिमेंट सेटअप करने के बाद लाइट में रखना है हर चीज़ को, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट, हम लोगों ने जो कंडीशंस नेसेसरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए उनको एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने प्रूव करके बताया है कि ये चीज़ें जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। नाउ विल क्विकली डिस्कस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ दैट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, so now we'll discuss section of leaf, cross section of leaf। लीफ को हम क्या कर रहे हैं, लाइक ये लीफ है, ठीक है, हम इसको ऐसे कट कर रहे हैं, और कट करने के बाद इसका ये वाला जो ये जो थिकनेस है ना, ये वाली जो पार्ट है, लाइक ये लीफ है, इस लीफ को मैंने कट किया लाइक दिस, और अब ये वाला जो पार्ट है ना, इतनी जो थिकनिंग वाली पार्ट है उसको मैं देख रही हूँ, ठीक है, उसको ऊपर से नीचे मैं क्या कर रही हूँ, देख रही हूँ। तो जब हम इसको देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, इस लीफ के अंदर आपको सबसे पहले कुछ सेल्स दिखेंगी, ठीक है, और लोअर साइड में भी आपको कुछ ऐसी ही सेल्स दिखेंगी, लाइक दिस, ठीक है। और बीच में आपको क्या दिखेगा, अब हम इन दोनों को, ये जो लेयर है इनको हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस। अपर वाली है तो अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और नीचे है तो लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये हमने ऐसे कट करके देखा है, ये जो लीफ है इसके इस वाले पार्ट को, अब मैं इसको ऐसे करूं तो मैं इस वाले पार्ट को देख रही हूँ, और इसको जब मैंने ब्रॉड किया तो ये ऐसा ब्रॉड होके दिख रहा है, ठीक है। इस वाले पार्ट को तो यहाँ पे अपर एपिडर्मिस है, ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। और इनके बीच में जो भी सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू। व्हाट वी कॉल हियर, यहीं पे लिखते हैं मीजोफिल टिश्यू और मीजोफिल सेल्स, ठीक है। इसमें जितने भी सेल्स हैं उनको सारे को कंप्लीटली हम क्या बोल रहे हैं, मीजोफिल सेल्स बोल रहे हैं। नाउ ये जो मीजोफिल सेल्स हैं, ये दो टाइप की सेल्स मिलती हैं इस पूरे मीजोफिल टिश्यू में। एक तो अपर साइड में रहती हैं, जनरली लॉन्ग पिलर शेप्ड सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं पेलिसेड सेल्स, ठीक है। और इनके पास क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट द स्ट्रक्चर यू नो विच कंटेन क्लोरोफिल, और जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। मैंने बताया था आपको, लीफ है, लीफ के अंदर सेल है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पूरा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो ऐसे ही पूरे क्या हैं, इधर हर जगह पे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके वस्कुलर बंडल्स हैं, दैट इज जो जाइलम फ्लोएम होता है, वस्कुलर बंडल, ये जाइलम है, आजू बाजू क्या है, फ्लोएम है, ये जाइलम। वो हमें ध्यान नहीं देना है ना, इतना हमें बाकी सेल्स के बारे में डिस्कस करना है।
इसके अलावा कुछ लूज सेल्स होती हैं जो लूजली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड दे आर ऑल्सो हैविंग क्लोरोप्लास्ट। तो हम इनको बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, तो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच का टिश्यू मेसोफिल टिश्यू और मेसोफिल सेल्स। द मेसोफिल cells are again classified into two types. The upper pillar-like cells are known as pellicid cells, and the lower loosely arranged cells are known as spongy parenchyma. And in this spongy parenchyma बीच बीच में कुछ spaces होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, इनको हम बोलते हैं एयर स्पेस। क्या बोलते हैं? एयर स्पेसेस। इसके अलावा लोअर एपिडर्मिस में आपको जनरली जो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़े थे, टाइनी पोर्स, ठीक है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज वेल एज ट्रांसपिरेशन करते हैं, दैट इज स्टोमेटा। क्या है? स्टोमेटा है। स्टोमेटा की ये क्या है? तो गार्ड सेल है। अभी मैंने गार्ड सेल किडनी शेप में बनाई है, दैट मीन्स ये जो स्टोमेटा है ये ओपन है और बीच में आपको स्टोमेटल अपर्चर भी दिख रहा है, स्टोमेटल पोर भी दिख रहा है। स्टोमेटा का डायग्राम आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लोअर साइड में ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, इसलिए हम लोगों ने स्टोमेटा यहीं शो किया। अपर साइड में बहुत कम और नेग्लिजिबल स्टोमेटाज होते हैं, बिकॉज द रीजन बिहाइंड, अगर ऊपर वाली जो साइड रहती है वो सनलाइट के एक्सपोजर में रहती है, और जितना ज़्यादा हीट और सनलाइट रहता है, फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है, ठीक है, तो उतना ज़्यादा स्टोमेटा के अंदर से जो वाटर है, ट्रांसपिरेशन वाला जो प्रोसेस है, वो जितना ज़्यादा हीट होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, तो वाटर का लॉस होगा ऐसे। तो इसलिए इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए नीचे की साइड ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, ऊपर थोड़े कम होते हैं। स्टोमेटा तो ज़रूरी है, गैसेस एक्सचेंज तो करना ही है, ट्रांसपिरेशन तो एक ज़रूरी नहीं है, बट एक हो रहा है, ठीक है, लॉस वाला पार्ट है प्लांट का, बट हो जाता है हीट अगर ज़्यादा है तो इसलिए हमें स्टोमेटा भी चाहिए, तो हम उनको नीचे रख रहे हैं ताकि हीट ज़्यादा ना हो, ज़्यादा सनलाइट के कांटेक्ट में ना आए, नीचे वाला पार्ट आता नहीं है, और तो फिर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो। इसके अलावा जो अपर एपिडर्मिस है उसके पास एक लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। व्हाट वी कॉल इट क्यूटिकल, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। और ये जो क्यूटिकल होती है, ये जो लेयर होती है वो वाटर को, ठीक है, रिटेन करके रखती है, वाटर लॉस नहीं होने देती, ठीक है। ऐसे वैक्सी लेयर होती है, ठीक है, वैक्सी क्यूटिकल लेयर जो क्या होती है, वाटर को एब्जॉर्ब, रिटेन करके रखती है, एज एन ट्रांसपायर नहीं होने देती, या फिर हाँ ट्रांसपायर नहीं होने देती, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वी हैव सीन द कंप्लीट क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का एक हमने क्रॉस सेक्शन देखा, और हमने उसके अंदर देखा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मीजोफिल, ये आपको ध्यान रखिएगा, सेक्शन आ जाता है कभी कभी, है ना। और इसके अंदर आपका जो लीफ के अंदर ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर है क्लोरोप्लास्ट, और एक बार क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। लाइक ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर हमारे कुछ ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, व्हेन विल डिस्कस दिस सेल चैप्टर सेल, ठीक है। और ये वाला जो फ्लूइड पार्ट यहाँ पे फिल रहता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। और इस स्ट्रोमा और इन दोनों के अंदर रिएक्शन चलती हैं। अब देखो, फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक चीज़ और हम लोग थोड़ा सा हाई पढ़ लेते हैं, फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में डिवाइड होता है, डार्क एंड लाइट रिएक्शन। डार्क एंड लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन जो होती है वो नाइट, जनरली लाइट की एब्सेंस में होती है। यहाँ पे लाइट क्या होती है? एब्सेंट होती है। और जो लाइट रिएक्शन होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। विल डिस्कस फर्दर इन द हायर क्लासेस कि क्यों ऐसे ये दो में बाइफरगेटेड होते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन के अंदर एनर्जी बनती है, लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी बनती है, और वो एटीपी डार्क रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज होती है ग्लूकोज बनाने के लिए।
तो क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शंस में डिवाइड है पूरा फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है वो लाइट डिपेंडेंट होती है, वो लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बनाती है और उन एटीपी को डार्क रिएक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ लाइट। है, लाइट की ज़रूरत नहीं होती, बस उनको एटीपी को यूज़ किया जाता है क्लोरोफिल बनाने के लिए। तो जो पूरा काम हो रहा है दो में डिवाइडेड है, पहले एनर्जी बनती है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, फिर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो पहले वाले प्रोसेस को लाइट रिएक्शन बोलते हैं, दूसरे वाले प्रोसेस को डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हमारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों में डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। और जो लाइट रिएक्शन, बिकॉज क्लोरोफिल जरूरी है लाइट रिएक्शन के लिए, यही तो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। तो यहाँ पे क्लोरोफिल, जहाँ पे ग्रेना, ये जो आपका जो थाइलाकॉइड होता है उस कंप्लीट स्टैक को, एक जो थाइलाकॉइड का कंप्लीट स्टैक है ना पूरा, इसको हम बोलते हैं ग्रेना या ग्रेनम, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, लाइट रिएक्शन। क्या होती है, लाइट रिएक्शन। तो आपको इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। सो टिल हेयर वी हैड कंप्लीटेड आर कंप्लीट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के केस में न्यूट्रिशन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है विद ऑल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाला हमने पूरा प्रोसेस अच्छे से पढ़ के, उसके एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने क्लियर करके, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन एंड थोड़ा सा क्लोरोफिल का, क्लोरोप्लास्ट का जो डायग्राम है वो डिस्कस कर लिया। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस द न्यूट्रिशन इन केस ऑफ एनिमल्स, है ना, एंड स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अच्छे से समझिए, समझ आ जाएगा, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। एंड आप प्लीज़ इसको एनसीईआरटी से पढ़िए और इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, ओके। एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। थैंक यू।